कॉर्पोरेट कनेक्शन में फिलहाल हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं जेंजा टेक के मैनेजमेंट के साथ। टेक्नोलॉजी सोल्यूशन देने वाली लीडिंग कंपनियों में से ये एक है और जेंजा टेक यहाँ पर लगभग 1989 में बनी आरपीजी ग्रुप की कंपनी है जो अपने डिज़ाइनिंग अनुभव, डेटा इंजीनियरिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से डिजिटल प्रोडक्ट्स के कॉन्सेप्ट और उन्हें बनाने और मैनेज करने का काम करती है। ग्लोबल स्तर पर देखा जाए तो इसके लगभग 145 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं और आईटी सेक्टर में रफ्तार और अमेरिका में रेट कट की उम्मीदों को लेकर कारोबार ग्रोथ को आखिर कितना सपोर्ट अब मिलेगा। बीएफएसआई और हाईटेक इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो डिमांड यहाँ पर कितनी तेज़ी से आई है, नई डील्स को लेकर क्या अपडेट्स हैं, एआई की डिमांड बढ़ने से इनको कितना सपोर्ट मिलेगा। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर हमें इनसे सवाल पूछने हैं। सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं जेंजा टेक के सीईओ और एमडी मनीष टंडन। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए, पहला सवाल, क्योंकि इतना हम ट्रेंड में तब्दीली देख रहे हैं, तो ओवरऑल अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक सेक्टर के लिहाज से ही बीएफएसआई और हाईटेक की अगर मैं बात करूं तो किसी भी तरह की रिकवरी के साइंस यहां पर आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेट कट को लेकर एक निश्चितता सामने आ चुकी है, फैक्टरिंग भी हो चुका है, लेकिन जिस तरह के स्पेंस हमने इलेक्शंस में देखे थे और अब उसके बाद जो अब माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, रेट कट्स की गुंजाइश यहाँ पर संभावना जो प्रबल हो गई है अब पूरी तरह से, क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है बीएफएसआई और हाईटेक इंडस्ट्री में इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए? नहीं, देखिए, बीएफएसआई सेक्टर मैं बाकी का तो नहीं जानता, लेकिन बीएफएसआई सेक्टर में हम लोग ठीक ठाक कर रहे हैं। हमें थोड़ा दिख रहा है कि हमारे लिए चीजें इम्प्रूव हो रही हैं। टीएमटी सेक्टर में कंटिन्यूस स्ट्रगल है। अभी आपने देखा भी होगा कि कुछ एक बड़ी चिप कंपनी ने बहुत सारे ले ऑफ अनाउंस किए। तो थोड़ा जो लेगेसी साइड है वहाँ पे वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, टेलीकॉम भी मार्केट कुछ खास अच्छा नहीं कर रहा है, और मीडिया में तो पूरा स्ट्रगल ही है, क्योंकि वो केबल बंडल से अब इंडिविजुअल उस पे आ रहे हैं। तो वो सेक्टर थोड़ा स्ट्रगल करेगा अभी। चलिए, यहाँ पर अब क्लाइंट्स के लिहाज से क्या मोमेंटम है, जो डील्स यहाँ पर साइन हुई हैं और आने वाले वक्त में होने वाली है, कुछ बताइएगा यहाँ पर क्या कुछ मोनेटाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, थोड़े से देखिए, मोमेंटम तो ठीक ही है हमारा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है या बहुत खराब है। मोमेंटम अच्छा है। हम जैसे कहते हैं कि हमारा वन वन टू 1.2 अगर टाइम्स अगर क्वार्टरली रेवेन्यू का ऑर्डर बुकिंग हो तो अच्छा रहता है हमारे लिए। आई आई थिंक इस बार भी हम करेंगे, उस रेंज में तो करेंगे। और बाकी डील्स, सारी तरीके की डील्स हैं, छोटी भी हैं, मिड साइज भी हैं, एक तो थोड़ी बड़ी भी हैं। लेकिन ये ये सारी हमारी साइज के रिलेटिव हैं। हम ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, तो हमारे लिए बड़ी डील, जो औरों के लिए बड़ी डील होती है, वो हमारे लिए शायद अ, हमारी रेंज के बाहर होती है। और जो औरों के लिए मिड साइज डील होती है, वो हमारे लिए बड़ी डील होती है। चलिए, अब क्योंकि हम डील्स पर बात कर ही रहे हैं तो जो जो बाजार या जो जो मार्केट्स या जो जो पॉकेट्स आपके हैं वहाँ पर किस तरह से डील्स का साइज उभरता हुआ दिखाई दे रहा है? मीडियम साइज या स्मॉल साइज डील्स को लेकर किसी भी तरह की किल्लत जो शायद वॉल्यूम में ज़्यादा हो सकती है लेकिन फिलहाल उनके नंबर्स कम है, क्या ऐसा है? देखिए, लार्ज डील क्या है कि एक तो लार्ज डील मार्जिन अक्रीटिव ज्यादा नहीं होती है, और उसमें मार्जिन एटलीस्ट पहले 1-2 साल में मार्जिन बनाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी चीज क्या है कि अब ये लार्ज डील, जो बड़ी बड़ी जो बिलियन डॉलर डील जो आप सुन रहे हैं, ये सारी डील्स जो हैं वो रिबाउंड वाली डील्स हैं। ये रीबिड होके आ रही हैं, तो उसमें पैसा बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो ऐसा मार्केट नहीं है कि बहुत ही अट्रैक्टिव हो हमारे हमारे लिए। उसमें और कुछ नहीं होगा, रेवेन्यू ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी उससे। तो मेरी समझ में हमारे लिए जो स्वीट स्पॉट है वो मिड साइज्ड डील्स हैं।
जो औरों के लिए मिड साइज डील्स हैं और हमारे लिए स्लाइटली लार्जर डील्स हैं, वो हमारे लिए स्वीट स्पॉट है और उसमें हम ठीक ही ठाक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हुँ। तो जो आप कह रहे हैं कि जो डील्स आ रही हैं वो रीबिड होकर आ रही हैं और ऐसे में मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर एक कंसर्न हो सकता है। तो हमें अब क्या समझना चाहिए? क्या इसका तर्क ये भी एक लगाया जा सकता है कि प्राइसिंग पावर अभी जितनी है वो कंटिन्यू रहेगी या और मजबूत होगी? मार्जिन्स में फिर और मजबूती कब तक आती हुई हम देखेंगे, या फिलहाल जो है उसे मेंटेन करने के काबिल हैं आप? हाँ देखिए, हमारी कोशिश यही है कि हम मिड टीन्स में मार्जिन रखें, 14 से 16% के बीच रखें। और प्राइसिंग, देखिए ये एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है रेवेन्यू और मार्जिन ग्रोथ में। तो कई डील्स, अगर अच्छी डील हो, उसमें आगे अच्छा कस्टमर हो, तो थोड़े कम मार्जिन पे भी उठा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उसको बैलेंस करना पड़ता है हम लोगों को, लेकिन हम ओवरऑल ये चाहते हैं कि मिड टीन्स में हमारे एबिटा मार्जिन रहें। ओके। जिस तरह से बातचीत हुई थी आपसे पिछली बार भी, तो यहाँ पर क्राउडस्ट्राइक कहा था कि ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी स्पेंड्स को लीड करेगा। क्या ये उसी तरह से मटेरियलाइज हो रहा है? इम्पैक्ट वाइज भी अगर हम देखें तो कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यूज पर? सिक्योरिटी से दो चीजें होती हैं। जैसे क्राउड स्ट्राइक हुआ तो कुछ लोग इतना इम्पैक्ट हुए उससे कि उन्होंने काफी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह थे उनको होल्ड पे डाल दिया। हमारा भी एक कस्टमर था जिसने कोई चीज होल्ड पे डाली, उससे हमको $1 million का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आएगा, वो नहीं आया हमारे लिए। ठीक है, तो एक तो वो होता है। दूसरा क्या होता है कि सिक्योरिटी साइड में लोग इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं और उसका हमको थोड़ा फायदा मिलता है। तो हमने एक बहुत अच्छी सिक्योरिटी ऑफरिंग बनाई हुई है, जिसमें हम काफी ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में अगर हम जेन एआई की बात करें, तो इसको कैपिटलाइज करने को लेकर कितने मौके आपको दिखाई दे रहे हैं? उन मौक़ों पर आप काम कैसे कर रहे हैं? उन्हें भुना कैसे रहे हैं? देखिए, जेन एआई एक टूल है। अब उसको उसको आप उस टूल को कहाँ और कैसे यूज करना है, वो हमारे ऊपर और हमारे कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमने करीब 28 सॉल्यूशंस बनाए हुए हैं जनरेटिव एआई के अराउंड, और जहां पर भी हम उसे ले जाते हैं, उससे हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम जेनेआई को जेनेआई की तरह नहीं बेचें, बट जेनेआई को एक बंडल्ड टूल की तरह बेचें, जिससे कि हम जो चीज़ें पहले 10 दिन में होती थी उनको एक दिन में कर लें, या जिस चीज़ को करने में पहले $1 million लगते थे उसको हम 500,000 में कर लें। ठीक है, तो वैसे हमने ऑफरिंग्स बनाई हैं और उससे हमको कस्टमर माइंड शेयर हमारा काफ़ी बढ़ा है। ऑलराइट, मनीष टंडन जी, सवाल तो बहुत सारे पूछने हैं आपसे, लेकिन मेरा समय समाप्त हो चुका है। बहरहाल आपने समय दिया और तमाम सवालों के जवाब दिए। शिरकत की आज शो पे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, हमें एक छोटा सा ब्रेक तो लेना है, लेकिन उससे पहले मैं झटपट राजेश से जुड़ती हूँ, जो हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट हैं, राजेश भोसले, और उनसे जेंसार टेक पर बात कर लेते हैं एक बार। राजेश, अब जिस तरह से डील साइज़ को लेकर बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि जो भी फिलहाल आ रहा है क्वांटिटी का वो रीबिड होकर आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स को लेकर शायद थोड़े से कंसर्न बन सकते हैं। स्टॉक परफॉर्मेंस भी हम देखें तो पिछले 1 महीने में कुछ खास मोमेंटम नहीं आता हुआ देखा है। 6 महीने की तुलना में अगर हम देखें तो बिल्कुल भी नहीं। क्या व्यू बन रहा है आपका? आप म्यूट पर हैं शायद। हाँ, देखिए कविता जी, अगर इसका हाई टाइम फ्रेम देखें वीकली या मंथली चार्ट, तो स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न्स हमें देखने को मिला है। बट लास्ट 1 मंथ और 2 मंथ्स अगर देखें तो प्राइस जो है एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। बट ओवरऑल अभी भी अंडरटोन काफ़ी पॉजिटिव है एंड अभी भी पॉजिटिव बायस रख सकते हैं। स्टॉक जो है एक 50 डीएमए पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट ले रहा है एंड हमेशा हमने पास्ट में भी देखा है, जब भी 50 डीएमए पे आता है, वहाँ से स्टॉक जो है बाउंस करता है। ओवरऑल स्टॉक जो है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है
अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा होल्ड रखिए स्टॉक को, एंड अगर फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो 810 का एक जो है रेंज ध्यान में रखिए। 810 के ऊपर एक काफी अच्छा ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा है, जहाँ से स्टॉक में वापस एक अप ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है टुवर्ड्स 900। तो जो फ्रेश ट्रेड है वो 810 के ऊपर होगा, एंड अगर आपका ऑलरेडी होल्डिंग है तो अभी भी की सपोर्ट पे है, बने रहिए। 740 750 के रेंज में काफी अच्छा बेस है, तो वो स्टॉप लॉस रख के डेफिनेटली ये स्टॉक में होल्ड रख सकते हैं। चलिए, जंजा टेक पर आपने अपनी सलाह दी राजेश, और बाकी आप शो में जुड़े और बाजार की दशा और दिशा पर भी अपनी राय रखी, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।